કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું हार्दिक पटेल, તમારું गणित शास्त्र एजुकेशन में स्वागत करूँ छूँ। चलो शुरू करिए अपने आज लेक्चर। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए हम देखने वाले हैं चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब कि PYQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं GSEB के। अब ये जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में रिमेनिंग पोर्शन, मतलब रिड्यूस सिलेबस जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूस सिलेबस अगर किसी में हुआ तो यही चैप्टर में हुआ है। इनके अंदर लाइन की बातचीत थी और इनके अंदर प्लेन की बातचीत थी। तो ये जो प्लेन की बातचीत है वो टोटली रिमूव हो चुकी है, तो सिर्फ लाइन की ही बातचीत इस सिलेबस में रही है। इसका मतलब पुराने जो PYQ हैं उसमें लाइन और प्लेन दोनों के क्वेश्चन आते थे, तो हमें सिर्फ लाइन वाले क्वेश्चन ही कंसिडर करने हैं। तो हो सकता है कि पुराने PYQ में आपको इसके कम क्वेश्चन देखने को मिले, पर लास्ट 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नए क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस वीडियो में बने रहोगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले वो लोग। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये कौन सा फॉर्म है लाइन का और कितने फॉर्म्स आते हैं। तो पहले तो ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अभी जो ये फॉर्म हमें दिख रहा है उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसा दिखता है, तो मैं वापस बता दूँ, x माइनस ए, अब ए डिवाइड बाई एल, वाई माइनस बी डिवाइड बाई एम एंड जेड माइनस सी डिवाइड बाई एन। तो ये जो ABC मैंने फाइंड किया है वो है पॉइंट जहाँ से लाइन पास होती है, और LMN जो है वो मेरे हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो ये क्या मुझे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब LI प्लस MJ और प्लस NK लिखूँगा। इसका मतलब ये है मेरी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, तो जो भी गिवन आपको लाइन दी गई है उसकी डायरेक्शन। और ये ABC आपके क्या होंगे, तो इसको आप एक AC भी बोल सकते हो या फिर X1 Y1 Z1 भी बोल सकते हो। तो X माइनस X1 Y1 एंड Z1, तो जो X1 Y1 Z1 है वो हमारे पॉइंट कहलाते हैं और वो पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही है, तो उसको हम A वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका मुझे डायरेक्शनल वेक्टर पता है, तो मैं उसका कार्टेशियन फॉर्म तुरंत ही लिख सकता हूँ। और सोच लो कि भाई ये वाली जो पॉइंट है उस पॉइंट से पास हो रही है और उसका जो डायरेक्शन वेक्टर है B वो क्या है, LI प्लस MJ प्लस NK। हाँ, इसका डायरेक्शनल कोसाइन भी लिख सकते हो, डायरेक्शनल वेक्टर जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो लिखने का तरीका है ध्यान से देख लीजिए। x के बाद माइनस की साइन होनी चाहिए, y के बाद माइनस की साइन होनी चाहिए, z के बाद माइनस की साइन होनी चाहिए और नीचे LMN है, राइट। तो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों लाइनें जो हमें दी गई हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के परपेंडिकुलर हैं। देन वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट। तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपको इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो पहली लाइन जो है वो दी गई है 2x माइनस 5 डिवाइड बाई के, y प्लस 2 डिवाइड बाई माइनस 5 एंड z डिवाइड बाई 1। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करिए एक सिंपल फॉर्म में, जिसमें कि x यहाँ पर आप देख पा रहे हो x का कोफिशिएंट ओनली x1 है, तो यहाँ पर हमें 2 को क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। तो x माइनस 5/2 डिवाइड बाई के, यहाँ पर y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 5 एंड z डिवाइड बाई 1। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं उसको नीचे लाना पड़ेगा, मतलब कि नीचे हो जाएगा k/2, यहाँ पे नीचे मिलने वाला है -5 और यहाँ पर नीचे मिलने वाला है 1। तो इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो क्या हो गया, k/2i -5j। हम पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हम थोड़ा लेंदी जा रहे हैं, और फिर +1 के। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, राइट। चलिए यहाँ पर दूसरी जो लाइन दी गई है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें तो डायरेक्टली आपको दे दिया गया है x/1 y/2 एंड z/3। तो इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। अब यहाँ जो बताया गया है वो देखिए, वो बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इनका जो डायरेक्शनल वेक्टर दोनों है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो परपेंडिकुलर होना इसका मतलब कि इनके दोनों डायरेक्शनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इन्हीं 2 डायरेक्शनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, तो भाई k/2 है मेरे पास, फिर -5j है एंड प्लस k है मेरे पास। सामने देखोगे तो i है
2 है एंड 3 है। अब कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, तो भाई आई का आई के मल्टीप्लाई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, और देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो k/2 आ गया, -5 2 जा -10 आ गया, 1 3 जा 3 आ गया, इज इक्वल टू 0 था। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k/2 विल बी 7, सो k इज इक्वल टू 14 इज द आंसर। तो k क्या 14 हो सकता है? यस, ऑप्शन दिया गया है k इज द 14 आंसर। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा संभलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर k/2 बन रहा था। तो अगर आपने ये जो मिस्टेक कर ली तो फिर तो आपका आंसर आने वाला है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा इधर ही आपको ध्यान रखना होगा कि आप जनरल इक्वेशन में पहले इसको कन्वर्ट कर ले, यही आपका काम है। जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही नामकरण करें, तब तक नामकरण ना करें, राइट। नामकरण करने के बाद आपको पता चल जाए कि दोनों के डायरेक्शनल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है जब आपके दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तब। और अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ तो सभी एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है, एक्स एलिमेंट डिवाइड बाई एक्स एलिमेंट का रेशियो, वाई एलिमेंट डिवाइड बाई वाई एलिमेंट का रेशियो, वो तीनों रेशियो सेम रहते हैं। तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल है तो उनका रेशियोज क्या होंगे? सेम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इन स्पेस। तो भाई देखो, एक्स एक्सिस की अगर बात कर दूँ, मैं थोड़ा आपको बता दूँ, एक्स एक्सिस जो है हमारी, हम जब एक्स वाई प्लेन पढ़ते थे तब भी हमें पता था कि इसके ऊपर क्या होता है? एक्स 0 पॉइंट होता है। तो जब मैं जेड भी रख दूंगा तो जेड भी कैसे होगा हमारा? एक्स 0 0। तो इस पर कोई भी अगर पॉइंट है तो मैं लिखूंगा एक्स 0 0, मतलब कि वाई एंड जेड आर ऑलवेज 0। इसका मतलब वाई एंड जेड इस लाइन के ऊपर हमेशा क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। इसलिए ऑप्शन जो बनता है वो बनता है ए। तो x की कुछ वैल्यू होगी, बाकी y z जो भी हैं हमेशा क्या रहने वाले हैं? 0 रहने वाले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आया, पर इससे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? जनरल इक्वेशन में। तो जल्दी से मैं 1 - x/3 जो लिखा है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो x - 1 क्या करना होगा? -1 कॉमन लेना होगा। चलिए यहाँ पर 7 कॉमन ले लो, y - 2 डिवाइड बाई 2p और z - 3 डिवाइड बाई 2। दूसरे वाले में -7 कॉमन लेते ही x - 1 डिवाइड बाई 3p, इसमें y - 5 डिवाइड बाई 1, और यहाँ माइनस कॉमन लेते ही z - 6 डिवाइड बाई 5। तो अगर आप डायरेक्शनल वेक्टर यहाँ से लिखने की कोशिश करोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर? -3, क्योंकि नेगेटिव की साइन 3 को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आ रहा है i प्लस 2p/7, जो 7 है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो 2p/7j प्लस 2k। अब दूसरा डायरेक्शनल वेक्टर क्या आ रहा है वो देख लीजिए, -3p/7i प्लस j एंड -5k। इन दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट मतलब i का i के साथ, तो वो आ गया 9/7p। फिर 2p/7 × 1 तो 2p/7, 2 5 जा 10, वो भी नेगेटिव में। तो ऊपर की तरफ 11p/7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। सो p विल बी 70 डिवाइड बाई 11। और ये क्वेश्चन बुक का ही है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बट मेन चीज़ क्या है वो देखिए, आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है हमारा? x माइनस समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, y माइनस एंड z माइनस। आप कुछ भी करके ऐसा बना लीजिए। ओके, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं चाहिए, y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं चाहिए, z के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं चाहिए, राइट। ऐसा अगर आप कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे, राइट। तो 17/11 इज द आंसर, ए इज द आंसर। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 4। जो पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 4 है तो x - 2 y - 3 एंड z - 4। ये तो कुछ पूछने की बात है ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो जिस पॉइंट से पास होता है उसको x - y - z - से लिखना होता है, और जिस डायरेक्शन में वो जाता है, तो y एक्सिस की डायरेक्शन है, मतलब उसकी डायरेक्शन है j। इसका मतलब 0i प्लस j प्लस 0k। तो ऐसा कहाँ पर देखने को मिल रहा है देख लीजिए जल्दी से। तो ऐसा मुझे बॉम्बे में देखने को मिल रहा था। बॉम्बे इज नॉट आंसर। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 4। तो मुझे लग रहा है ये सर कहाँ गया,
0 1 0 वाला आंसर तो यही हो रहा है, दूसरी जगह पे तो 0 1 0 नहीं हो रहा है। ओके 1 0 1 आई के की डायरेक्शन में तो नहीं। पैरेलल टू वाई एक्सिस देख लेते भाई, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला गया है तो भाई वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब यहाँ पर आंसर कुछ ना होने के चांसेस तो हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, वाई एक्सिस से पैरेलल है मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो जे की डायरेक्शन है, सीधी बात है। तो उस हिसाब से 0 1 0 बनना चाहिए। ठीक है, ये है आंसर, और ऐसा आंसर हमें अभी शायद प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट यहाँ पर अगर -3 होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। तो देख लीजिए ये है आंसर, आप आंसर को नोट कर लीजिए। बोले ये 4 ऑप्शन में दिया है, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आंसर क्या होगा, x - 2 y - 3 z - 4, नीचे j की डायरेक्शन में पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है इसलिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द लाइन्स x + 2 y + 3 z + 4 x + 1 y + 4 z + 4। तो एंगल बिटवीन पूछा है तो याद रखें यहाँ पर भी आपको डायरेक्शनल वेक्टर ही लाना पड़ेगा। डायरेक्शनल वेक्टर में आप ध्यान दीजिए तो क्या x y और z के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, नहीं है। x y z के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो नीचे वाले 3 ही क्या बन जाएंगे, आपके डायरेक्शनल वेक्टर बन जाएंगे। तो ये है हमारे पास -i + 2j + 4k। B2 वेक्टर जो है, दूसरी लाइन का जो वेक्टर है वो है -i + 2j - 2k। ठीक है, तो इन दोनों का जो एंगल होगा वो हमें निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। -1 + 2j, तो पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 + 4 + 16 विच इज इक्वल टू √21। B2 क्या होगा, मतलब इसको अंडर रूट में भी लिखना है। नेक्स्ट 1 + 4 + 4, तो इनका जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट करने के बाद 3 आंसर आएगा। क्यों सर आपने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैं बता देता हूँ। दो लाइन के बीच का अगर हमको डायरेक्शन वेक्टर मिल गया है तो cos थीटा इज इक्वल टू b1.b2 डिवाइड बाई b1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b2 का मैग्नीट्यूड। तो जो उन दोनों के बीच का एंगल होगा cos थीटा, वो क्या रहने वाला है, b1 b2 डिवाइड बाई b1 b2। चलिए तो b1 b2 कर लेते हैं पहले। तो -1 - 1 +1 +2 +2 +4 और -8 डिवाइड बाई उन दोनों का जो भी √21 एंड इंटू 3, और ये हो गया cos थीटा, और ये भी आपको मैग्नीट्यूड में मॉड्यूलस में चाहिए। तो 1 + 4 5 - 8 मतलब -3 डिवाइड बाई 3 √21, 3 3 कैंसल, तो 1/√21 इज द आंसर ऑफ cos थीटा। क्या ऐसा कोई आंसर है, cos को सामने ले जाओगे तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√21। जस्ट अ मिनट, कुछ हमने गड़बड़ी ना की हो तो देख लीजिए वापस से एक बार। यहाँ -2 है, 2 है, -1 है, राइट। तो 1 + 4 -8, हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ी हो, जैसे कि कोई टर्मिनोलॉजी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल अभी कोई गड़बड़ी, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है 1/√21। 1 + 4 + 16 वो भी 21 हो रहा है। 1 + 4 + 4 वो 9 का √3। तो इसका जो आंसर है एंगल का वो बन रहा है cos इनवर्स 1/√21। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसके जो आंसर होते हैं वो 0 बन जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ऊपर का टर्म 0 आ जाता है, इसका मतलब cos 0 हो गया। और cos 0 कहाँ होता है, उस केस में आंसर आपका π/2 हो जाता है। और फिलहाल अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो है cos इनवर्स 1/√21, और ये सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो, बाकी अभी फ़िलहाल जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन के जो आंसर हमने निकाला उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी वापस एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 है, दोनों में 1 1 1 है, तो जो नीचे लिखा है वही आपका डायरेक्शनल वेक्टर बन जाता है। तो हमने डायरेक्शनल वेक्टर लिख दिया, डायरेक्शनल वेक्टर लिख दिया। अब इनका मैग्नीट्यूड भी हमने लिख दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हमने, हाँ जस्ट अ मिनट, ओके।
इनका जो मैग्नीट्यूड है 1 + 4 + 16 21, 1 + 2 + वाली चीज़ 5 - 8 3 1/√21। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√21। ओके, तो यही आंसर है, 1/√21 इज द आंसर। cos इनवर्स 1/√21। इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों राइट एंगल हैं ऐसा बोला गया है, और ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन वापस आ गया है, और इसका आंसर वही 70/11 इज़ द आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन बुक का ही है, हर बार पूछा गया है। चलिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन में से वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे करेंगे। याद रखिए, x - x1 y - y1 डिवाइड बाई m एंड z - z1 डिवाइड बाई n। ठीक है, अगर इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर इक्वेशन में, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो पहले हमें पॉइंट लिखना है, फिर प्लस लेमड़ा के साथ मल्टीप्लाई करना है li प्लस mj प्लस nk। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट वेक्टर प्लस मतलब कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लेमड़ा b डायरेक्शन वेक्टर। तो ये है मेरा वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन को देख के बताओ तो 5i, फिर -4j, फिर -6k। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, x - 5/3 जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एंड z - 6/-2। ऐसा जब आप कंप्लीट कन्वर्ट कर लेते हो तब आपको लिखना है। ठीक है, प्लस लेमड़ा क्या होगा, 3i प्लस 7j -2k। देख लीजिए ऐसा आंसर कहाँ पर है, तो 5i -4j -6k कहाँ पर है, डी ऑप्शन। राइट, तो डी ऑप्शन में भी थोड़ी गड़बड़ी है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 5i -4j प्लस 6k -6k चाहिए, वहाँ पर प्लस 6k कर दिया है। ओके, तो z प्लस 6 होगा, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छी खासी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इस बार। ठीक है, आप एक्नॉलेज कर लीजिए, थोड़ा एक्नॉलेज तो नहीं बोलूँगा पर थोड़ा सब्र कर लीजिए। बट जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है, उसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है। तो आपको जो प्रोसीजर है वो तो मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ। हो सकता है कभी कभी ये जो प्लस माइनस के सिम्बल्स हैं, वेक्टर सिम्बल्स हैं, वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से मिस्टेक्स हैं, बट ये आप अपने हिसाब से वापस एक बार देख लेना। पर जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली यही रहने वाली है। और मार्च 24 का क्वेश्चन है, मतलब जो रिड्यूस हो गया था उसके बाद वाला क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं z+6 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, z+6, तो ये आंसर सही से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -6 की साइन आ जाएगी। राइट, तो यहाँ -6, सॉरी यहाँ मैंने जो लिखा है वो देख लेता हूँ, मैंने यहाँ गलती कर दी, +6 आएगा ना, क्योंकि z -6 है तो यहाँ होगा +6। ओके, तो 5i -4j प्लस 6k, 3i प्लस 7j, पर ये माइनस की साइन तो है ही -2 के साथ, तो यहाँ पर अगर -2 होता तो मेरा +2 के आंसर आ जाता। ठीक है, यस, तो हाँ मुझे लग रहा है तब तक यहीं पे -2 की साइन लिखना रह गया है। तो 3 7 -2 यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए मतलब यहाँ -2 की साइन गलती से नहीं की है, तो यहाँ -2 हमारे +2 बन जाएंगे, और आंसर विल बी ये वाला जो हमारा डी ऑप्शन बनता है वही रहेगा। तो थोड़े प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दिक्कत हो रही है, -2 नहीं वहाँ पर प्रिंट हुआ है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस, वापस वही क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द लाइंस। पहले देख लीजिए एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, तो हमारा काम हो गया, हमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर के पास जा सकते हैं। 1i प्लस 2j प्लस 2k, b2 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1 + 4 + 4 3, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 36 7। तो अब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। राइट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, देख लेते हैं, 1 3 × 3,
2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो क्या आंसर आ गया? ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो 19 आंसर है, नीचे की तरफ आ गया 21। तो कॉस थीटा इक्वल टू 19/21। तो थीटा विल बी 19, जस्ट मिनट, कॉस इनवर्स 19/21। तो 19/21 कॉस इनवर्स में है बाई डी ऑप्शन। तो डी इज़ द ऑप्शन। एक बार के लिए वेरीफाई कर लेता हूँ। 21 का जो स्क्वायर है वो 441 है और 19 का जो स्क्वायर है वो है 369। तो 11 में से 9 गया 2, 14, फिर 13 में से 6 गया 7 एंड 0, 72। ओके, तो 21 का राइट। तो 19/21 इज द आंसर, कॉस इनवर्स 19/21। तो एंगल भी ढूंढना बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आने वाला है। दो लाइन के बीच का एंगल इज द कंपलसरी एमसीक्यू इन द एग्जाम। आपको करके ही जाना है। पहले बी वेक्टर B2 वेक्टर निकाल लीजिए, उनके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है। मैथ्स GS PYQ चैप्टर 11। ठीक है, अब यहाँ पर भी वापस परपेंडिकुलर वाली बात आ गई। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में। कन्वर्ट करते ही आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पर भी आराम से आप x का कोफिशिएंट 1 बना सकते हो, y का भी कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, और z का भी कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो -3p + 2 + 1 इज इक्वल टू 0। 3p इज इक्वल टू 3, p विल बी 1। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1, जो कि यहाँ पर वापस से मेंशन नहीं है। ओके, तो वापस वही चीज़ जो आप थोड़ा बेयर कर रहे हो अभी तक, कि इसमें भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं, राइट। अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो तो आंसर -1 एक के लिए हो सकता है, अगर मैं -3p करूँ तो। सो ठीक है, p का आंसर 1 आ रहा है, ऑप्शन मैंने दिया है, ऐसा मान के चल लेते हैं हम लोग। तो कैसे करना है ये हमें पता है भाई, परपेंडिकुलर है तो नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि सर का क्वेश्चन गलत हो रहा है। सर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, प्रोसीजर सही किया है हमने अप्लाई, हम क्वेश्चन भी सही अप्लाई कर रहे हैं। जो दिक्कत आ रही है वो कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक में हो सकती है भाई। हाँ, ये क्वेश्चंस जहाँ से हमने उठाए वहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं, तो हमें थोड़ा इसको समझना है। बट जो प्रोसीजर है वो समझिए। आपको जो ये कार्टेशियन फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्शन वेक्टर उठाना है, जो क्या है -3 1 1, और फिर उसका डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करना है इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद -3p आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया। तो -3p सामने की तरफ जाएंगे, 3p बन जाएंगे और यहाँ 3 बनेगा। तो p का आंसर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, राइट। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे, तो आप बुक वाले क्वेश्चंस कर लेना। उसमें तो आपको राइट फॉर क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसके लास्ट में पीछे की तरफ आपको आंसर भी राइट मिल जाएंगे। तो आप बुक के क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, ये तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। क्या आया था आंसर? 17/11। ओके, यहाँ बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो भाई कर लीजिए, x - 5 y - 2 z -4। तो जिस पॉइंट से वो पास होता है वो यहाँ लिखना होता है, हमने लिख दिया। पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे आपको वो लिखना होगा 3 2 एंड -8। चलिए चेक कर लीजिए ऐसा कहाँ पर है भाई। तो ये माइनस माइनस ये क्या बनने वाला है? z+4। z+4 कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? ये रहा 3 2 -8, x - 5 y - 2 z+4 3 2 -8। तो यहाँ आंसर है आपके पास, ठीक है। तो ये आंसर आपका होगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं, और ये जून 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन, तो एक्स और वाई जेड के कोफिशिएंट देख लो, तीनों में 1 1 1 है, दोनों में 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो आपका वेक्टर होगा वो 2 2 1 वेक्टर होगा, ठीक है। उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 4 + 4 + 1 जो कि होगा 3। फिर आपका एक वेक्टर है 4 1 8, उसका भी जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो 16 + 1 + 64 तो = 9, राइट। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी निकल चुके हैं। तो cos थीटा = व्हाट? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या आ गया आपका? उनका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैग्नीट्यूड हमने ढूंढ लिया है, डॉट प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। 2 4 = 8 + 2 1 = 2 एंड 1 8 = 8
डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 18 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जा 18, तो 2/3 इज़ द आंसर। तो cos इनवर्स 2/3 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है वो है cos इनवर्स 2/3। कितना आसानी से आप कर पाए देख लीजिए, राइट। तो cos इनवर्स 2/3 इज़ द आंसर। तो इसमें हम हर बार क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर ढूंढ लेंगे, cos का आंसर निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया है और पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन। तो भाई देख लो पहले इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्शनल वेक्टर तो सर इसका 3 5 6 ही बन रहा है, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर मतलब 3i 5j 6 के। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या होगा भाई वेक्टर फॉर्म में -2 4 -5 जो हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं वही है पोजीशन वेक्टर, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसका पूछा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है भाई, कार्टेशियन पूछा, वेक्टर नहीं पूछा। तो कार्टेशियन इक्वेशन तो ऐसे लिखते हैं -2 y -4 z -5, नीचे उसकी डायरेक्शन 3 5 एंड 6, तो कहाँ पर मिलेगा x+2 हो गया ये, और ये हो गया z+5। सो मेरे ख्याल से आंसर डी इज़ द आंसर। डी में आप देखिए क्या हो रहा है भाई, y माइनस में है और x+2 y+5 z+5 भी हो रहा है, तो 3 5 6 डी इज़ द ऑप्शन। तो गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा इसमें संभालना कि भाई नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाला दिखेगा टर्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस, तो एंगल बिटवीन लाइंस वापस आ गया है, पहला ही चेक करना है कि एक्स वाई जेड जो है उसके कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1, सब सही है, ओके। तो 3 -4 पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर 1 1 2, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए 9 + 25 + 16, तो आएगा 45, जस्ट मिनट, नॉट 45 50, डायरेक्ट इसका जो होगा 50 √50 मतलब 5√2, इनका जो अंडर रूट आएगा वो 5√2 आएगा, 1 + 1 + 4, तो इनका जो आएगा वो आएगा √6। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं। cos इनवर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 -5 + 8 डिवाइड बाई 5√2 इंटू √6, क्या होगा, 3 में से 5 गए -2 + 8 तो 6 डिवाइड बाई 5√2 √6, √6 कैंसिल करके क्या बना देंगे, ऊपर की तरफ √6 बना देंगे, √6 मतलब √2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 5√2, तो √2 भी कैंसिल, तो √3 डिवाइड बाई 5 cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स √3 डिवाइड बाई 5 है क्या ऑप्शन, तो √3 डिवाइड बाई 5 ये रहा ऑप्शन। आंसर विल बी cos इनवर्स √3 डिवाइड बाई 5। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मार्च 25 में मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे, खास ये बुक में आप क्वेश्चंस कर लीजिए, उसमें से ही डिटो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्ट आंसर भी आप टिक कर सकते हो, तो थोड़ा उसको आप रट्टा मार के बैठ जाओ या फिर आप खुद से सॉल्व करना सीख लो, दोनों प्रोसीजर आप कर सकते हो। चलिए, इफ़ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शनल कोसाइन -18, डायरेक्शनल कोसाइन मतलब L -18, M 12 एंड D जो है वो -4 है। डायरेक्शनल रेशियो दिया गया है, तो LMN नहीं है, वो तो ABC बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ABC आपको दिया गया है। अब डायरेक्शनल कोसाइन पूछने की बात कर रहे हैं भाई, देखो कैसे डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शनल कोसाइन होता है A डिवाइड बाई √A² + B² + C², मतलब ये जो वेक्टर बनाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो 18 12 एंड 4, तो इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 18 का होगा 324, फिर 12 का होगा 144 एंड 4 का होगा 16। चलो थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हैं, तो इनका हो जाना चाहिए 160 एंड 324, तो 480 इज़ द आंसर। मोस्ट प्रोबेबली 480 देख लेते हैं वापस से। चलो एक आसान काम भी कर सकते हैं, -18 12 एंड -4, राइट, ओके। 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324, जस्ट मिनट वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 18 का स्क्वायर 18 1 जा, स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो भी दिखा देता हूँ भाई मैं। 8 का स्क्वायर 64 लिखिए, 1 का स्क्वायर 01 लिखिए,
इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 8 जा 16, तो 324 ही हो रहा है। कंफर्म है भाई, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो छोटी चीज़ें होती है तो आप उसको एक बार वेरीफाई करके ही लिखें। 144 एंड 4 का स्क्वायर 16, 144 एंड 16 हो गया आपका 160 और इसमें 324 ऐड कर देंगे तो 484 हो जाएंगे। और 484 किसका स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड बनने वाला है, ए जो आंसर बनेगा वो 22 बनेगा। तो एल जो हो गया वो ए बाई अंडर रूट, एल बी एम जो हो गया वो बी बाई अंडर रूट, एंड एन जो हो गया वो सी बाई अंडर रूट। तो नीचे आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट 22 देखने को मिलेगा। 22 एंड 11 दोनों नज़दीक हैं, ध्यान से करिए। तो वैल्यू भर देते हैं भाई। चलो ए की वैल्यू कितनी है, -18 डिवाइड बाई 22, 12 डिवाइड बाई 22 एंड -4 डिवाइड बाई 22। कैंसिल आउट होके -9 बाई 11, 6 बाई 11 एंड 2 बाई 11। तो आंसर विल बी -9 बाई 11, 6 बाई 11 एंड -2 बाई 11। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब सुपर्ब क्वेश्चन पूछा गया है। आप थोड़ा फॉर्मूला लिख लीजिए। डायरेक्शनल कोसाइन का फॉर्मूला होता है एल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो एम होगा वो क्या होगा, बी डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको कहने का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद सबको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है, और यूनिट वेक्टर के एलिमेंट ही डायरेक्शनल कोसाइन बोले जाते हैं। तो वेक्टर अगर आपको दिया गया है डायरेक्शनल वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर का जो एलिमेंट्स हैं वही आपके क्या बनेंगे, डायरेक्शनल कोसाइन बनेंगे। तो आंसर इज सी राइट नाउ। अच्छा क्वेश्चन है, और इसके भी 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपकी बुक में। आपकी बुक में जो 2 एक्सरसाइज दी गई हैं वो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, अच्छे से सॉल्व कर लो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर आपको डायरेक्शनल एंगल दे दिए हैं भाई। जो आपकी लाइन है उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो दिया गया है, मतलब θ1 अल्फ़ा बीटा गामा भी बोल सकते हो। अल्फ़ा जो दिया है 90 डिग्री दिया है, बीटा जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है, और गामा जो दिया है 30 डिग्री दिया है। तो एल जो डायरेक्शनल कोसाइन है वो होता है कॉस अल्फ़ा, जो कि होता है कॉस 90 जो 0 हो गया, एम कॉस बीटा जो कॉस 60 जो होता है 1/2, एन कॉस 30 मतलब गामा तो वो होगा √3/2। तो डायरेक्शनल वेक्टर क्या हो गया, 0 1/2 √3/2। तो वेयर इज द आंसर, आंसर बी इज द आंसर। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, कॉस कॉस कॉस, तो आपको अगर एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए मिल गया है तो उसमें आप कॉस लगाओगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपके डायरेक्शनल कोसाइन के एलिमेंट्स बन जाएंगे, और वो क्या बन रहा है अभी आंसर में, 0 1/2 √3/2। नेक्स्ट, इसका एक और रूल भी आपको पता होना चाहिए जो शायद से वेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है, वो है लेमन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि लेमन एल का स्क्वायर, एम्स का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, इन सब का सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये बहुत ऐसा फॉर्मूला है जो बताया नहीं जाता क्वेश्चन में, बट हमें पहले से पता होगा तो ही हम इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, तो एंगल की बात हो रही है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पर भी मिस्टेक होने के चांस है। यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यूज़ है तो हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब लेमड़ा की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर डायरेक्शन ही शो नहीं की गई है। डायरेक्शन की वेक्टर नहीं होने की वजह से हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर मैं मान लूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराने जैसा ही कुछ है तो √5/3 ऐसा कुछ तो आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आप अपनी बुक में देख लीजिए, ये क्वेश्चन बुक का ही है, ये तो पक्की बात है। तो आपकी बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर जो आएगा वो रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमें बताया गया है, डायरेक्शन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, तो पहले देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ है आई, यहाँ देख लीजिए जे। इन दोनों के मतलब इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता है कि आंसर मिलता है के। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको तीसरा वेक्टर चाहिए तो आपको इन दोनों का क्या करना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। ये वेक्टर में समझाया गया था। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको तीसरा वेक्टर चाहिए तो आपको दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए, और आई क्रॉस जे करूँगा तो आंसर क्या आ रहा है, के। तो सी इज़ द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बट ये मैं वेक्टर का क्वेश्चन ज़्यादा बोलूँगा ना कि लाइन का क्वेश्चन। तो वेक्टर का ही क्वेश्चन है बट लाइन में पूछा गया है, लाइन का भी ये हो सकता था। ठीक है, चलिए तो के इज़ द आंसर। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है क्वेश्चन, क्या आता था आंसर 17/11, बुक का ही क्वेश्चन है। ये भी मेरे ख्याल से हो गया था, फिर भी हम कर लेते हैं। क्या है देख लीजिए, पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख लीजिए। तो भाई एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ऑलमोस्ट सब सही है, सिर्फ एक जगह पे यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर y-4 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन को वेक्टर्स के आ गए 3, 5, 4 आ गए, यहाँ से क्या आ गए 1, 1, 2 आ गए। इनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 9 + 25 + 16, मतलब 5√2 इज़ द मैग्नीट्यूड। यहाँ 1 + 1 + 4 मतलब कि √6। तो भाई नीचे की तरफ 5√2 आ गया है, √6 आ गया है, ऊपर की तरफ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा बता दीजिए। तो 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 3 5 13 एंड 8 तो हो गया 21 डिवाइड बाई 5√2 √6। जस्ट अ मिनट, 8 and 8, ओके 8 and 8 नॉट 21, 16 इज द आंसर, 16। चलिए अब ध्यान से देखोगे, 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 2 ज़ा, मतलब 2 को मैं लिख सकता हूँ √2, नीचे आ गया 5√2 √6, तो एक √2 चला गया और यही √2 इसको काट के बना देगा √3। तो कुछ 8 डिवाइड बाई 5√3 आ रहा है कॉस थीटा में। थीटा का आंसर बन गया कॉस इनवर्स 8 डिवाइड बाई 5√3 है क्या आंसर ऐसा? यस, बॉम्बे इज़ द आंसर। तो ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है, वहाँ भी आप देख सकते हो कि एंगल बिटवीन द लाइंस वाला क्वेश्चन आया ही आया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक के क्वेश्चन करके चले जाओ, भाई बुक में से ही डायरेक्टली रख देंगे ये लोग, है ना। चलिए वापस से डायरेक्शनल कोसाइन वाला आ गया। डायरेक्शनल कोसाइन आपको एंगल दे दिए हैं सभी एक्सिस के साथ। तो अल्फ़ा आपको दे दिया है 90 डिग्री, बीटा आपको दे दिया है 135 डिग्री एंड गामा आपको दे दिया है 45 डिग्री। जब आप इसमें कॉस लगाओगे तो कॉस अल्फ़ा विल बी 0, कॉस बीटा विल बी -1/√2 एंड कॉस गामा विल बी 1/√2। तो आंसर विल बी 0, -1/√2 एंड 1/√2। तो कहाँ है आंसर? ये रहा, बॉम्बे इज द सी इज द आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब 3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। दूसरा, परपेंडिकुलर एंगल के लिए पी ढूंढना, है ना, फाइंड पी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फाइंड पी। दूसरा, कार्टेशियन एंड वेक्टर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो इसमें कन्वर्जन पूछ सकते हैं हमें। एंड लास्ट, डायरेक्शनल कोसाइन क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ, बहुत सही जगह प्रिंटिंग मिस्टेक के प्रॉब्लम्स आए, बट आई थिंक कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस बुक से करने चाहिए। बुक में से डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा भी इधर या उधर नहीं होने वाला, तो आप कर लीजिए बुक के ही क्वेश्चंस, उसके वेरीफाई कर ले पीछे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको उसकी टेक्निक समझ लेना चाहिए। अब मैं यही बोलूँगा वापस से, अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ आपको हेल्प हुई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को कुछ हेल्प हो सकती है इस वीडियो को शेयर करके, तो आप उनसे शेयर कर लीजिए। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आपको ज़रूरत है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, जिससे आपको नए वीडियो आने वाले मिलते रहेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, उसको आप उसको भी लाइक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको उस प्लेलिस्ट में आने वाले हर एक क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।